तो नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट रेल 2.0, इसमें टोटल 3 सेट है जो हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में तीनों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का एग्जाम जो है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उपयोगित का गणनवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि किस समय विधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये जो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकाल में होते हैं। कहाँ? दीर्घकाल, ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे कि उदासीनता वक्र होता है। क्या होता है ये? तो देखिए उदासीनता वक्र जो है ऑप्शन नंबर ए होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नोतर, ठीक है। चलिए चौथा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के साथ बदले प्रयोग किया जाता है उसे कहलाते हैं। तो उसे एक दूसरे के प्रयोग के लिए किया जाता है, तो वो हम लोग का जो होता है ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण वस्तु, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आप गए लेने बटर गोल्ड बिस्कुट, लेकिन ना मिला तो आप पार्ले जी ही लेके खा लिए, तो यही हो गया, मतलब एक के बदले दूसरे भी चल जाता, ठीक है। चलिए पांचवा है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है। तो निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, श्रम भी है, पूंजी भी है और भूमि भी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, छठा, कि एमआर को प्रदर्शित किया जाता है। तो एमआर को जो है प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टीआर बटा क्यू। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन एकाधिकार का विशेषता नहीं है। तो एकाधिकार का विशेषता निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आंसर होगा हम लोग का सातवां का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए एक क्रेता और एक अनेक विक्रेता, मतलब एक बेचने वाला और मतलब एक खरीदने वाला और अनेक बेचने वाला। चलिए अगला आठवां, कि मांग वक्र की ढाल होती है। तो कैसी होती है? तो ये आठवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक होती है, ठीक है। देखिए ऐसे चलिए, ऐसे करके आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इधर ऋणात्मक हो गया ना, नीचे आ रहा है। तो चलिए अगला देखेंगे नौवां, कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो नौवां का जो आंसर होगा हम लोग का वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। 10वां देखते हैं, बोल रहा है निम्न में से व्यष्टि अर्थव्यवस्था की शाखाएं कौन सी है। तो 10वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, मतलब तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11वां को बोल रहा है पूर्ति बेलोचदार होती है। पूर्ति बेलोचदार होती है, तो इसका 11वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति अल्पकाल में। कब? अति अल्पकाल में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर, कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो आप लोग आगे देखे थे कि भूमि भी उत्पत्ति का साधन होता है, श्रम भी होता है और पूंजी भी होता है, लेकिन मृदा नहीं होता, ठीक है, मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि माइक्रोज जो है किस भाषा का शब्द है। तो ये है ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर, बोला कि आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या जो है ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की समस्या, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि उपयोगिता को की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होता है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्ति पारक होती है और उपयोगिता विचार सापेक्षिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सब, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर बोल रहा उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है? तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा, मतलब पैसे के द्वारा। चलिए अगला 17 नंबर, कि निम्न में से कौन ग्रेसेन का दूसरा नियम कहलाता है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समसीमांत उपयोगिता नियम। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर, बोल रहा है कि जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत में प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब इसमें होता है कि
कीमती मांग भी होता है, आय मांग भी होता है और तिरछी मांग भी होता है, ठीक है। इनमें से सभी होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया होता इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। बोल रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो ये हम लोग का 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का फलन है, ठीक है। चलिए 20वां देखते हैं। बोल रहा है मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो ये हम लोग का 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें, मतलब टैक्स, ठीक है। चलिए अगला है 21 नंबर की समसृष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, कि आय और रोजगार के सिद्धांत का किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा स्फीति का किया जाता है, व्यापार चक्र के सिद्धांत का भी किया जाता है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। अगला 22 नंबर। बोल रहा है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी निर्माण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर। बोल रहा है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, तो प्रवाह के अंतर्गत जो है वो उपभोग भी शामिल है, आय भी शामिल है और निवेश भी शामिल है, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए अगला है 24 नंबर। बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है प्राथमिक क्षेत्र में, क्या आता है, तो ये 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि आता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब जिसको हम लोग जो है प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है 25 नंबर। बोल रहा है कि एनएनपी एमपी निम्न में से किसके बराबर होगा, तो ये हम लोग का 25वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीएनपी एमपी माइनस घिसावट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर। बोला कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में जो है लागन मजदूरी को भी किया जाता है, लागन वेतन को भी और लागन लाभ को भी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। बोल रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, तो एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र भी शामिल होता है, तृतीय क्षेत्र भी और द्वितीय क्षेत्र भी, मतलब तीनों, ठीक है, तब ये होता है मतलब अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। चलिए अगला है 28 नंबर। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 28 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि पुरानी वस्तुओं को भी नहीं किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं को भी, ठीक है, ए और बी दोनों। 29 नंबर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आने का बहुत चांस है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हम लोग का होगा बी होगा, 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि क्रिस के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होता है, तो ये 30वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडी बराबर ए एस, एडी बराबर ए एस, ठीक है। चलिए यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 देखते हैं। क्रिस के अनुसार अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है, तो किस नाम से पुकारा है, तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। बोल रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से कौन सा बैंक है, तो व्यापारिक बैंक। देखिए व्यापारिक बैंक वैसा बैंक होता है जैसे ये हो गया इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब जो है जो पैसा लेन देन करता है वो होता है हम लोग का व्यापारिक बैंक, और केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई, ठीक है, ये हम लोग का आरबीआई, इसका आंसर जो हम लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला 33 नंबर। बोल रहा है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है, तो घटता है, 33 का आंसर क्या होगा, घटता है, ठीक है। चलिए अगला 34 नंबर। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। कब हुआ था, 1969। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है 35 नंबर। बोल रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो ये हम लोग का 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36 नंबर। बोल रहा है प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है, तो प्राथमिक घाटे को व्यक्त कैसे किया जाता है, तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, ठीक है। चलिए अगला 37 नंबर। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक
कर प्राप्तियां है नहीं है, प्राप्तियां नहीं है, ठीक है, कर प्राप्तियां नहीं है। तो ये 37 का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीस, ठीक है, ये कर प्राप्तियां नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। तो बोल रहा है निम्न में से असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट क्या है? तो हम लोग का ये 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब अतिरिक्त बजट और घाटे की बजट दोनों जो है असंतुलित बजट नहीं है। असंतुलित बजट मतलब खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर। बोल रहा है कि जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परगामी की कर प्रणाली, परगामी कर प्रणाली, ठीक है। चलिए अगला है 40 नंबर। बोल रहा है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मद्दें शामिल होती है? तो ये हम लोग का 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य और पूंजी अंतरण। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब चलते हैं सेट 2 की तरफ, ठीक है। सेट तीनों इसी में कंप्लीट करना है। तो देखिए हम लोग आगे सेट 2 की तरफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा कुछ ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के एक केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय समस्या है। तो हम लोग का आंसर होगा पहला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब किसके लिए उत्पादन हो, ये जो है एक समस्या है, केंद्रीय समस्या, ठीक है। चलिए अगला है दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, ठीक है। चलिए नहीं है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। चलिए अगला तीसरा नंबर बोल रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? तो ये तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चौथा देखते हैं, बोला कि उत्पादन संभावना वक्र की दाहिनी दाहिनी और विपरीत होने का क्या कारण है? तो ये हम लोग का होगा चौथा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संसाधनों का ह्रास, ठीक है, मतलब खर्च, ठीक है। चलिए अगला है पांचवा, बोल रहा है किसी वस्तु की में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पांचवा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। चलिए अगला है हम लोग का छठा, बोल रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होगा तब, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए हम लोग का जो सातवां, अब चलते हैं सातवां की तरफ। तो सातवां जो क्वेश्चन है, बोल रहा है उदासीनता का वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मतलब असत्य है, गलत है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो होगा सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि कभी प्रतिच्छेद करते ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दिया है। तो ये हम लोग का होगा आंसर असत्य है, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन, पूरा निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? मतलब जो देखिए पूरक संयोग क्या होता है? तो देखिए जैसे हो गया कि चाय चीनी, कार पेट्रोल, फिर हो गया कि जूता चप्पल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए आप लोग चाय कॉफ़ी ये नहीं होगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी एक ही जैसा हो जाता है, ये हो जाता है समपूरक। ये है पेप्सी मिंटा, ये भी ना होगा। लक्स साबुन और डव साबुन ये भी नहीं होगा। कार पेट्रोल ये होगा, ठीक है, कार पेट्रोल। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बोले थे मतलब दोनों देखिए एक दूसरे के मतलब जरूरी है, ठीक है, कार पेट्रोल जरूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। नौवां देखते हैं, बोला किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच से भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग का नौवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादन फलन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। तो देखिए 10वां हम लोग देखते हैं हम लोग। तो 10वां क्वेश्चन है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो ये हम लोग का हो जाएगा 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब दीर्घकाल से। कब से है? दीर्घकाल से, ठीक है। चलिए अगला 11वां का देखिए, ये जो लिखा है ना, ये हम लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो इसका जो है हम लोग अच्छे से देख के उसके बाद पिन कर देंगे कमेंट में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलिए तब तक आगे देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा जो है एक एक्स अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत जो है लोच का मान क्या होगा? तो ये हम लोग का होगा इन्फिनिट, ठीक है, मतलब अनंत।
चलिए इन्फिनिटी। चलिए अगला 13 नंबर बोला निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य है, सही है, ठीक है। तो ये हम लोग का 13 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बोला कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं। तो ये जो हम लोग का 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवर्तनशील साधन। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ए आर प्रदर्शित किया जाता है। तो ए आर जो प्रदर्शित किया जाता है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का, ठीक है, टी आर बटन ये। चलिए आप देखेंगे हम लोग 16 नंबर बोला है कि किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये हम लोग का 16 का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर तथा एम आर के बीच क्या संबंध पाया जाता है। तो जो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आर बराबर जो होता है एम आर, ठीक है। चलिए 18 नंबर बोल रहा है कि समरूप उत्पादन किस बाजार की विशेषता है। तो समरूप उत्पादन जो है ये होगा केवल पूर्ण उपयोगिता है, ठीक है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए अगला है 19 नंबर बोल रहा है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। तो ये हम लोग का 19वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एकाधिकार, क्या हो जाएगा, एकाधिकार। चलिए 20वां नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 20वां का आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, ठीक है, 2। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जीडीपी और एनईपी में क्या संबंध है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी बराबर एनईपी प्लस मूल्यह्रास, ठीक है। चलिए आगे 22 नंबर बोल रहा है निम्न किस वस्तु का निर्माण में जो है गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चपाती, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 23वां का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समन्विगत अर्थशास्त्र। चलिए अगला है 24 नंबर। तो ये 24 नंबर भी देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका भी देखिए देख के अच्छा से पिन हम लोग कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि से गणना की जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग का 25वां का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब मूल्य वृद्धि विधि से, आय विधि से और व्यवहार विधि से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जनता के जमा को स्वीकार करना, मतलब पैसे वगैरह जमा करना, ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। अगला है 27 नंबर। बोला है कि भारत का एक राष्ट्र केंद्रीय बैंक है। तो एक केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए आरबीआई। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। बोला निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। तो ये 28 का जो आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, M1। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर भी उसी तरीका से है, क्वेश्चन वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है जिससे समझ नहीं आ रहा है। देखिए आगे देखेंगे हम लोग 30वां। बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 2 है तो गुणांक का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का 30वां का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1.25, ठीक है, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। बोल रहा है निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, मतलब वस्तु एवं सेवा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर। बोल रहा है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो कहते हैं 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि पेंशन एवं रोजगार भरते हैं। तो ये क्या भरते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
हस्तांतरण आय, ठीक है। चलिए आगे है 34 नंबर, बोल रहा है कि एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं। तो एक देश में जो है एक ही केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे यहाँ है आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे है 35 नंबर, बोल रहा है निम्न में से कौन मुद्रा के कार्य हैं। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, मतलब दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट जो है ना, वो भारत के वित्त मंत्रालय करता है। उसके बाद जितने भी नोट्स हैं वो करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो 1 रुपये का नोट जो है वो भारत का वित्त मंत्रालय करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपहार कर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बोल रहा है कि गुणक किसके बराबर होता है। तो गुणक जो है हम लोग का वो होता है ऑप्शन नंबर का विनिमय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे है 39 नंबर। तो 39 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों को कौन जारी करता है। तो देखिए 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है, भारतीय वित्त मंत्रालय। लेकिन उसके अलावा जितने भी नोट्स वगैरह नोट हैं वो हम लोग का जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है 40 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय स्टेट बैंक का काम क्या नहीं है। तो ये जो हम लोग का 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब जनता के जमा स्वीकार करना और जनता के ऋण देना, मतलब लोन देना। तो ये भारतीय स्टेट बैंक का काम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, मतलब दोनों। चलिए अब चलते हैं हम लोग फिर से सेट 3 की तरफ, चलिए चलते हैं। तो देखिए सेट 3 है, इसमें भी 40 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्या क्या मतलब व्यक्तिगत इकाई होते हैं, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए दूसरा है कि सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये हम लोग का दूसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्थापन की नियम भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला तीसरा कि मांग विक्र का ढाल होता है। तो मांग विक्र का ढाल क्या होता है। तो तीसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बाएं से दाएं नीचे की ओर, देखिए यहाँ ये बाएं से दाएं नीचे की ओर जा रहा है ना, यही है, ठीक है। चलिए आगे है हम लोग का चौथा, हो रहा है कि किस प्रकार के वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिवार्य वस्तु जैसे वगैरह है कि उसका दाम बढ़ भी जाता है फिर भी उसका जो है उपभोग मतलब कम नहीं होता, ठीक है, कमी नहीं होती। जैसे मान लीजिए नमक वगैरह हम लोग को जो है डेली ज़रूरी है, चाहे उसका दाम बढ़े तब भी, ना बढ़े तब भी, वो तो ज़रूरी है ना। चलिए इसी तरीक़ा से चलिए आगे है पाँचवा, बोल रहा है किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो मार्शल ने किया था, किसने, मार्शल, ऑप्शन नंबर खा। छठा देखेंगे, बोल रहा है मैक्रो किस भाषा का शब्द है। तो मैक्रो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर खा। सातवां है कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो हम लोग का हो जाएगा वो सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्माण, ठीक है। चलिए अगला है आठवां, बोल रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र के आकार होता है। तो उसका जो वक्र का आकार होता है देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ से यहाँ देखिए वो होता है आयताकार अति पर वलय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा। चलिए अगला है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उसे जो है वस्तु की मांग क्या होगी, उससे जो है वस्तु की मांग क्या होगी। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा नौवां का आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षित लोचदार, ठीक है, अपेक्षित लोचदार। चलिए अगला है दसवां, बोल रहा है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो उसका जो आकार होता है यू बराबर ऐसे होता है, ठीक है, यू का आकार का, ऑप्शन नंबर खा।
आगे है 11वां नंबर, बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 11वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी, AR बराबर MR। हम लोग इससे भी पहले देखे, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है 12वां नंबर, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में जो है 4% की वृद्धि होने की से उसकी जो है मांग 8% की कमी होती है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा। तो देखिए देखें, ये हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 8/4, ठीक है, तो ये कट कीजिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हम ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होता है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब जो है संतुलित कीमत में क्या होगी, तो कमी आएगी कि बढ़ेगी, ये सब हम लोग को बताना है। तो 13वां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए 14 नंबर, बोला निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु के एक संयोग होता है। तो वही बात हो गया जो अगला बार था। तो इसमें जैसे जूता, चप्पल, कार, पेट्रोल, ऐसा कुछ। तो ये चाय कॉफ़ी ये नहीं होगा, पेप्सी मेंडिका ये भी नहीं होगा, चाय चीनी ये होगा। देखिए चाय चीनी जरूरी है, चाय के लिए तो चीनी एकदम जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर, बोला है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान। यह कथन किस अर्थशास्त्री का था, तो था उसका मार्शल का। किसका था, मार्शल, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है। तो देखिए जो निजी वस्तुओं का अगर खरीद दिया रहता तो हम लोग का होता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और अगर सिर्फ सरकार का रहता तो वो होता समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ दोनों का है तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ अगर एक का रहे, अगर सरकार का रहे तो समाजवादी, निजी का रहे तो पूंजीवादी। चलिए आगे है कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत अगमय अनुसूचित से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा। तो कुल आगम क्या होगा, तो यहाँ से 5 देखना। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ से जो है यहाँ तक पूरा जोड़ दीजिए। 10 8 18 छो 18 छो हो जाएगा 24, 24 4 28, 28 2 30, ठीक है। तो 30 हो जाएगा हम लोग का आंसर, 30 ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर, बोला है कि परिवर्तनशील अनुपातता का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो ये हम लोग का 18वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, 3 करता है। कितना, 3, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति के नियम को जो है वो ये हो जाएगा गा, एस बराबर एफ, ठीक है, मतलब एफ ये, ठीक है, ये हम लोग को प्रदर्शित करता है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे है 20वां नंबर, बोल रहा है निम्न में से कौन सीमांत प्रतियोगिता को व्याख्या करता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा का। लेकिन यहाँ देखिए जो इस तरीका से होगा, कैसे होगा, एम यू और ये है एन है नीचे में, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है बराबर में दे दिया। उसी तरह टी यू और ऐसे एन नीचे है, ठीक है, लेकिन ये बराबर में दे दिया, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि उस वक्र को क्या कहते हैं जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। तो ये हम लोग का 21वां का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी, सम लागत वक्र, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो ये 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सी क्या है, तो ये है हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। चलिए आगे है 23 नंबर, बोल रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्माण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर डी, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे डी हो जाएगा, तो देखिए केंद्रीय बैंक जो है वो सर्वोच्च बैंक होता है, मतलब आरबीआई सर्वोच्च बैंक है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। हाँ, सरकार ही चलाता है इसे। केंद्रीय बैंक नोट निगमन करता है, मतलब नोट वगैरह छापता वगैरह निकालता है। तो हाँ यही करता है, मतलब उपरोक्त सभी सब काम करता है ना, तीनों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर, बोला क्रिश्चियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन को निर्धारित निम्न में से कौन है, ठीक है। तो ये हम लोग का 25वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, सामूहिक मांग भी है और सामूहिक पूर्ति, तो ए और बी दोनों।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा शर्त है। तो देखिए 2 चक्रीय रहता तो ये होता, 3 चक्रीय तो ये होता, 4 चक्रीय तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हो जाएगा गा। ठीक है, चलिए आगे 27 नंबर बोल रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आपात को क्या कहते हैं। तो ये हम लोग का 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तें कौन सी होती है। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो देखिए वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, जो पहले होता था। ठीक है, पहले काल में। ठीक है, यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें क्या शर्तें हैं, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए वस्तुओं का जो है सीमित होना है, सीमित क्षेत्र होता है, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होता है, जिसके कारण ये वस्तु विनिमय प्रणाली की चलता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। चलिए आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि साख गुणांक होता है। तो ये हम लोग का जो 29 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1/CRR। ठीक है, 1/CRR। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए आगे देखेंगे 30वां, बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है। तो ये हम लोग का जो 30वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब बैंक दर जरिए, खुले बाजार के प्रक्रियाओं के जरिए और CRR के जरिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे 31 नंबर, बोल रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संरक्षक कौन है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 31 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग RBI भी कहते हैं, RBI है। ठीक है, 32वां है कि नरसिम्हा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, अगला है 33 नंबर, बोल रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई। तो ये हम लोग का आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1995 ईस्वी में की गई थी। कब? 1995। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि निवेश के निर्धारित घटक कौन है। ठीक है, तो ये हम लोग का 34 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ इधर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए और 2, मतलब पूंजी में सीमांत क्षमता और ब्याज दर, मतलब ए 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि MPC 0.5 है तो गुणांक का मान क्या होगा। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ MPC नहीं होगा, MPES होगा। ठीक है, तब ये 2 आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो हम लोग का है गा। ठीक है, के बराबर जो है 1/1, मतलब 1/MPS, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा है कि यदि MPC, ठीक है, MPC 0.9 है और आर्थिक विनिमय 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। तो ये हम लोग देखिए, हम लोग निकाल के देखते कैसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो है बोल रहा है हम लोग का क्या होता है 1/MPS। ठीक है, 1/MPS तो 1/0.9 इस तरीका से ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 100/9। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 10 और इसको जो है गुना कर देंगे 100 से, तो 10 से गुना कर देंगे 100, तो ये हम लोग का हो जाएगा मतलब 1000 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 38 नंबर बोल रहा है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 38 का आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा के पूर्ति में वृद्धि और करों की कमी, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे इस नंबर है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो ये हम लोग का 39 का जो आंसर होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय को किया जाता है, करारोपण को किया जाता है, सार्वजनिक ऋण को किया जाता है, उपरोक्त सभी। 40 नंबर है कि विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो ये हम लोग का होगा 40 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाटे का बजट। ठीक है,
तो ये हम लोग का टोटल हम लोगों ने 3 सेट किया और टोटल 4 मतलब 120 क्वेश्चन किए, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे जिसमें जो है हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो यही था वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।